तो आज जो हमारे प्रश्नावली है वह 4 और 4 की जो प्रश्नावली का क्या नाम है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है तो उसमें क्या होता है कि वह समीकरण जिसमें चर पद, तो चर वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास x है, y है, z है, a है, b है, जैसे कोई भी चर हो सकते हैं, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 हो। चर x होगा तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो उसको अपन क्या कहेंगे द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण कहते हैं वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, अर्थात अज्ञात राशि जिसका मान नहीं हो उनकी घात कितनी होनी चाहिए अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे अपन द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होगा ax² + bx + c = 0, जिसमें x तो वो क्या हो गया चर पद है ही या अज्ञात राशि है, और a का मतलब होगा x² गुणा b का मतलब x गुणा और c का मतलब अचर पद। ये इसमें जो a b c है उसका मतलब होगा। अब बाद में कह रहा है कि द्विघात, तो द्विघात समीकरण के प्रकार कितने होते हैं वो 2 प्रकार। पहला है शुद्ध द्विघात समीकरण और उसका जो मानक रूप होता है वो कहता है ax² + c = 0, और दूसरा क्या होता है मिश्रित द्विघात समीकरण जिसका मानक रूप क्या होगा ax² + b + c = 0, और जो a b c है इसमें वही ये मान है। और उसके बाद में द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां कितनी होती हैं, तो द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण बनाने की विधि, और तीसरी है द्विघात सूत्र या सिद्धाचार्य विधि। आप द्विघात सूत्र या सिद्धाचार्य विधि से हल करेंगे तो उसका द्विघात सूत्र क्या होगा ये होता है यानी b - b + -b² - 4ac का वर्गमूल बटा 2a। अब ये 2a पूरी के नीचे है, इसके नीचे है 2a। अब बाद में वो द्विघात समीकरण का आपको पूछे व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रम ज्ञात करने का सूत्र होता है b² - 4ac ये होता है। अब बाद में आगे जो हमें पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो वो प्रकृति भी इस व्युत्क्रम के अनुसार ही ज्ञात की जाती है। तो अगला हमारा पॉइंट क्या है द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल से आपका क्या तात्पर्य रहेगा किसी भी द्विघात समीकरण के जो चर पद है कि वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे आपके पास ये एक समीकरण है 3x² - का 5x और प्लस 2 बराबर 0 है। अब इसके मूल आप किसको कहोगे, तो यहाँ जो भी चर है उसका ऐसा जो मान जो यहाँ इसको इसका मान 0 आ जाए या 0 आ जाए तो वो उसके क्या करेंगे मूल कहलाएंगे। जैसे यहाँ इसके जो मूल है वो 3 और 2 है। आप प्राप्त करोगे हल करोगे तो कौन सी विधि से गुणनखंड विधि है या यदि पूर्ण बनाने की विधि है या दो तीसरी अपने सिद्धाचार्य विधि है, उसी तरह हल करोगे तो उसकी जो अरे कहेंगे यानी 2 और 3 आ रहे हैं। अब इसमें आप 2 का मान रखोगे तो भी इसका मान 0 आ रहा है, 3 का मान रखोगे तो भी इसका मान 0 आ रहा है, और अगर देखो यहाँ रखोगे क्या आएगा 3 गुणा 2 की पावर 2 -5 गुणा 2 + 2 अब 3 गुणा 4 माइनस यानी 5 गुनी क्या हो गया 10। अब क्या -2 ये हो गया 4 4 जब 12 क्या -2 है या 5 गुनी 10। अब 10 - 2 अब वही 12 में से 12 हटाओ कितना देगा 2 आ जाएगा। ऐसे यदि कोई भी जिसका मान है ये 0 आ जाता है, कोई भी यहाँ चर पद के अपन स्थान पर कोई भी मान रखेंगे तो उसका मान क्या है 0 आ जाए तो वो उसके क्या कहलाते हैं मूल या हल कहलाते हैं। और द्विघात समीकरण के मूल या हल कितने होंगे 2 होंगे, हमेशा 2 हल की ही होगी। आपको क्यों होंगे क्योंकि यहाँ जो चर है उसकी घात 2 है, और जिसमें चर की घात 3 होती है तो उसके हल भी 3 होंगे, 1 होती है तो उसके 1 होते हैं। तो इस प्रकार से मूल का तात्पर्य आपका क्या है कि किसी भी द्विघात समीकरण में चर पद का जो मान वो से द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देता है वो उसके क्या कहलाते हैं मूल कहलाते हैं। अब द्विघात समीकरण की प्रकृति
और द्विघात समीकरण की पद्धति से आपका क्या पता रहेगा कि उसमें जो अभिव्यक्ति है ना जो डी है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान आप प्राप्त करोगे और वो मान अगर आपको क्या आ गया धनात्मक आ गया तो उसे द्विघात समीकरण मूल्य से वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। उसी बात को अपन ऐसे कह सकते हैं d ग्रेटर देन 0 अर्थात d का मान 0 से बड़ा और 0 से बड़ा कौन होता है प्लस की संख्या होती है ये 0 से बड़ी कौन सी होती है 1 2 3 4 ये सब बड़ी होती है तो या तो d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या इस d का सूत्र क्या होता है 20 का मान 4ac अर्थात 20 का मान 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या अगर इसी को कहा जाए इसको आप यहां से उठाकर आगे ले जाइए तो मान का क्या हो गया प्लस हो गया अर्थात 20 का मान 4ac से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी समीकरण अगर आप देखोगे जैसे आपके पास ये समीकरण दिया आप स्क्वायर है माइनस से 4x से और प्लस का 2 ये प्लस का 8 चौक 32 होता है ना या 6 चौक 24 ये 32 कर दिया क्या मैंने 32 कर दिया। अब ये अगर इसमें यहाँ से प्लस कर दिया यहाँ ये माइनस कर दिया तो अब इसके मूल धनात्मक होंगे। जैसे आप इस सूत्र में आप मान रखोगे तो 4 का ये तो इसके साथ तो ये है तो a बराबर तो 1 है b बराबर 4 है और c बराबर -32 जैसे भी मान रखोगे तो 4 की पावर 2 माइनस 4 गुणा 1 गुणा -32 आज 4 4 16 और ये माइनस मान क्या हो गया प्लस और 32 4 128 आज दोनों को जोड़ लिया मिलोगे 144 अब 144 किसका आया आपके पास प्लस के इसे और प्लस के आगे तब अब ये जो द्विघात समीकरण आपको पास ये देखे है उसकी प्रकृति क्या होगी उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे अर्थात जब आपको पूछा इस समीकरण की प्रकृति बताइए तो आप इसकी प्रकृति से ज्ञात करोगे और ज्ञात करके बताओगे कि इसके जो मूल है वो कैसे हैं वास्तविक और भिन्न भिन्न है। अगर ये बात आवे आपको यहाँ ये तो दे दिया माइनस का और ये प्लस का दे दिया तब आपके पास यहाँ क्या होगा ये प्लस रहेगा और ये माइनस। अब इसे 128 में से 16 घटाओगे तो कितना आ गया ये माइनस के 112 आपके बाद क्या आ गया ये मान ऋणात्मक आ गया क्या गया और ऋणात्मक आ गया तब यहाँ पे ये तीसरी बात होगी यदि किसी द्विघात समीकरण में उत्तर का मान जाता है ऋणात्मक प्राप्त होता है तो ये क्या है उत्तर ऋणात्मक आए तब इसकी जो पद्धति होगी वो क्या होगी इसके मूल है वो काल्पनिक होंगे जैसे होंगे मूल और भिन्न भिन्न होंगे और क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे अर्थात माइनस के उत्तर आएंगे माइनस के या परिमेय संख्या में उत्तर आएंगे इसके या तो माइनस करेंगे या परिमेय संख्या में आएंगे अर्थात दूसरे में क्या करेंगे d का मान है वो 0 से छोटा होगा और 0 छोटा क्या होता है सब माइनस की संख्या होती है 0 से जैसे आप संख्या रेखा पर देखते हो तो 0 बीच में होता है सारी माइनस की सारी प्लस की अर्थात सारे जो मान आएंगे वो 0 से छोटे होंगे। अब अगला इसी बात को अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ d के साथ इसका सूत्र लिख दिया 20 का मान 4ac छोटा है 0 से या तीसरी बात अपन कहते हैं 20 का मान यानी 4ac से कम होगा 20 का मान हो क्या होगा 4ac से छोटा होगा। अगर यही बात आपको ऐसे कह दी है जैसे आप ये दे रखे आपको और अब आप यहाँ इसका हल करोगे तो अब आपको क्या आएगा ये आ जाएगा माइनस का 4 गुणा 1 गुणा 4 और आगे 16 में 16 लगाओगे 0 क्या आ गया 0 आ गया। तब आप इस जो समीकरण है तब वो आपको समझ गए उसके मूल है वो कैसे होंगे तो आप ये दूसरी बात है किसी भी बात समीकरण उत्तर का मान क्या आता है 0 तो 0 आएगा 0 आता है तो क्या होगा कि वो द्विघात समीकरण के मूल है एक तो होंगे वास्तविक और दूसरे समान होंगे समान मतलब दोनों समान उत्तर आएंगे तो दो मूल आएंगे अर्थात दो हल होंगे दोनों क्या होंगे समान होंगे जैसे यहाँ 2 आएंगे पहला की प्लस का 2 है दूसरे प्लस का तो दोनों दो आएंगे तो इस प्रकार से समीकरण की जो प्रकृति है वो अपन ज्ञात करते हैं और वो किस प्रकार से ज्ञात की जाती है द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम के द्वारा। तो अब अपन प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे उसमें जो पहले आपको कुछ दे रखा है उसमें क्या कर रहे हैं कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है
तो द्विघात समीकरण बताने के लिए पहले आपके दिमाग में द्विघात समीकरण की परिभाषा होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? वह समीकरण जिसके चरपद की अधिकतम घात 2 हो। अर्थात यहाँ जो भी आपको समीकरण है जैसा रूप दिया गया है, आपको उसका हल करोगे। हल करने के बाद में आपको अगर वो 2 घात के रूप में मिल जाता है लास्ट में अंत में उसका हल, तो वो द्विघात समीकरण है। अगर 2 से कम मिलता है अर्थात घात 1 मिलता है तो भी नहीं है। 2 से ज्यादा अर्थात घात 3 मिलता है या 4 मिलता है तो भी नहीं है। सिर्फ कितना मिलना चाहिए आपको? यानी चरपद की घात 2 मिलनी चाहिए। चरपद की घात 2 मिलती तो द्विघात समीकरण रहता नहीं। जैसे अपन पहला हल करेंगे अब जो पहला है उसमें देखो आपको क्या है, पहले देखा x प्लस 1 उसकी पावर 2 बराबर 2 इंटू x माइनस 3। और यहाँ हल करेंगे इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 को x प्लस 1 से गुणा करो या a प्लस b की पावर 2 में खोल दो। x प्लस 1 को x प्लस 1 से गुणा करो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा। अब यहाँ भी खोल दोगे तो 2x माइनस का 6 आ रहा है। अब ये समय आया कैसे क्या है, मैंने x प्लस 1 को x प्लस 1 से गुणा कर दिया और उसका उत्तर यह है। अब इसके बाद में इसको पक्षांतर करें, इस साइड में ले आओ सारे को, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 2x माइनस का माइनस क्या हो गया प्लस का बराबर 0। अब यहाँ से देखो ये 2x के प्लस के वो 2x के माइनस के, ये घट गया। अब उसके बाद में ये 6 ये प्लस का ये 6 एक हो गया 7 हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास ये ऊपर आ गया x स्क्वायर प्लस 7 अर्थात लास्ट का जो हल आपके पास ये प्राप्त होगा। अब इसको आप देखोगे यहाँ चरपद की अधिकतम घात 2 है या नहीं, 2 आ रही है। तो यहाँ एक नीचे क्या लिखोगे, अतः ये है समीकरण, यह समीकरण एक द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आप अब ऐसे ये प्रत्येक आप हल करेंगे। हल करने के बाद में आपको यहाँ x की पावर 2, अब x की पावर 20 वाला पद आपको प्राप्त हो गया। तो क्योंकि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण जिसमें x का पद आएगा वो निश्चित हो जाएगा, x का पद नहीं आएगा वो क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण होगा। अब इसके बाद जो अगला है उसे देखो क्या करेगा आपको, दूसरे का जो है वो क्या से करेंगे अपन, तो वही x स्क्वायर है माइनस का 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। अब ये x स्क्वायर माइनस का 2x, अब माइनस 2 को से गुणा करो तो क्या जाएगा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2x। अब इसको पीछे ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर 0। अब यहाँ भी वही वो भी आगे क्या था प्लस का था, इस साइड में किसका है वो माइनस। अब वो यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या आ गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ ऊपर देखो चरपद की घात अधिकतम 2 आई है नहीं तो आ गई, तो वो क्या लिखोगे आता है एक द्विघात समीकरण। इसे क्या लिखोगे, ये है एक द्विघात समीकरण आता है, ये है समीकरण। समीकरण तो सभी होंगे, ये कौन सा है, ये द्विघात समीकरण। तो ये दूसरे हो जाए। अब ऐसे तीसरे का करोगे तो तीसरा में वो क्या देगा आपको, तीसरे का x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, दूसरा क्या दिया x माइनस 1 इंटू x प्लस 3, ये देखो। तो अब यहाँ दोनों बीच में यहाँ कोई चीज नहीं है तो क्या करोगे, इसका गुणा करोगे। पहले क्या करना है, तो गुणा किया तो पहले x को x गुणा किया x स्क्वायर क्या गया, फिर x को 1 से गुणा तो क्या गया x, 2 से गुणा तो 2x माइनस का 2, इसका ऐसा बन जाए तो x स्क्वायर बाद में प्लस का 3x माइनस का x और बाद में माइनस का 3। तो ये दोनों साइड में गुणा कर दिया। आप सारे को पहले समान पदों को दोनों तो जोड़ लो। तो पहले क्या है, यहाँ से x का ये दोनों समान पद है, उसका मान निकालो क्या गया माइनस का x माइनस 2 बराबर आगे x स्क्वायर, आगे मान निकालो क्या जाएगा 2x माइनस। अब इसको सबको पीछे ले लो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको पिछले वाले से बदल जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 0, ये माइनस के कितने हो गए 3, ये कितना हो गया प्लस का 1, 3 में 2 कम हो जाएंगे प्लस का 1 बराबर 0। अब ये बचा हमारे पास, अब ये बचने पर अब देखो कि यहाँ जो चरपद है अर्थात अक्ष है, अक्ष की घात 2 है या नहीं, तो 2 नहीं है तो नीचे क्या लिखोगे, आता है ये है समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जिसमें तरक्की की घात कितनी आती है, सिर्फ और सिर्फ द्विघाती और द्विघात समीकरण, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं है। अब ऐसे ही जो चौथा करेंगे तो चौथा देखो यहाँ अक्ष से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर जाएगा, या अक्ष से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा अक्ष ही आएगा। अब 2x में से x कम हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा ही, तो ये द्विघात समीकरण। लेकिन आपको पूरा करके बताना है ऐसे अगले में देखोगे यहाँ 2x स्क्वायर या x स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी ये द्विघात समीकरण, दो पावर से है तो यहाँ तो 2 इस साइड में 2x स्क्वायर आएगा, अगले साइड में x स्क्वायर आएगा, पीछे आएगा 2x स्क्वायर में x कटेगा तो वो हट जाएगा। अब इसमें आप देखोगे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जैसे इसको खोलोगे तो इसका मान क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब x स्क्वायर पीछे लाओगे तो x स्क्वायर में x स्क्वायर हट गया, अर्थात x ही बचा, तो वो नहीं है, क्या वो क्या है द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे जो आपको 2 सवाल और दे रखे हैं नीचे, उसमें आपको क्या दे रखा है साथ में तो x प्लस 2 की पावर 3 और एक दिया है 2 इंटू x माइनस 1 की पावर 3, तो दो साथ का आपको दे रखा है, वो क्या दे रखा है यानी x प्लस 2 की पावर 3 बराबर 2 इंटू x स्क्वायर माइनस 1, यानी क्या दे रखा है आपको साथ का जो सवाल दिया है वो x प्लस 2 की पावर 3 2x इंटू साथ है ना 2x है, यहाँ कितना है 2x। अब ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ इस साइड में x की पावर 3 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पहले आप इसको खोल लोगे, तो खोलोगे यहाँ आपके पास दाहिने सूत्र आया था a प्लस b की पावर 3 बराबर क्या होता है a की पावर 3 प्लस 3 ab प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। या दूसरा क्या है x प्लस 2 को पहले x प्लस 2 से गुणा करो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ही आता है, गुणा किया ना इसको तो ये आ गया। आज के बाद में इसको x प्लस 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब 2 से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 में 8x प्लस 8, आगे का टोटल करो तो x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये उत्तर है इसका इस साइड। आगे से आप पहले x प्लस 2 को x प्लस 2 से गुणा किया तब ये आ गया, फिर और इसको x प्लस 2 से गुणा किया तो 3 में है ना पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। अब इसका मान जो है वो क्या है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। अब ऐसे आगे वाले कर दो तो इससे गुणा कर दो तो क्या जाएगा 2 x की पावर 3 माइनस का 2x। अब यहाँ जैसे इस साइड में लाओगे इनको तो यहाँ x की पावर 3 1 बच जाती है, तो में से एक तो कम हो जाएगी और ये x की पावर 3 का आएगा। अतः आगे क्या करोगे इसका इस साइड में लोगे सारे को x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का 2x बराबर 0। अब ये x की पावर 3 है, इनमें एक को कम कर दो तो माइनस का क्या बच गया x की पावर 3। आप 6x स्क्वायर
और ये एक ही एक्स स्क्वायर हो तो वो एक ही रह जाएगा और पता ही नहीं तो 6x स्क्वायर। अब x के दो पद हैं लिखना होगा 14x। अब संख्या एक ही है अचर संख्या और बराबर की। अब यहाँ आपको देखना होगा कि चरपद की अधिकतम मान 2 ही है क्या, तो यहाँ 2 नहीं है, 2 से ज्यादा है 3 है, तो अभी नीचे यहाँ लिखोगे अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अतः आपको कितने आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 आने चाहिए, 2 आती तो वो है अन्यथा नहीं है। कैसे इसमें आएगा, आपका जो सवाल आपको दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 3। तो x माइनस 2 की पावर 3 को वो गुणा करोगे तो यहाँ से x कट रहा है, x की पावर 3 वाला पद वो हट जाता है, तो x की पावर 3 वाला पद हट जाएगा तो x की पावर 2 ही बचेगी। तब ये क्या होगा, आपको द्विघात समीकरण होगा। चौथा है वो आता वो क्या है, x की पावर x की पावर 3 माइनस का 4x है 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर आगे x माइनस 2 की पावर ये। तो इसका 8वां जो भाग है वो इसमें ये दे रखा है आपको। अब इसको वो यहाँ हल करोगे तो ये साइड का तो ये संख्या है अकेले वालों को हल कर लोगे। ये भागा x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसका हल करोगे तो वही a माइनस b की पावर 2 के सूत्र में लिख देता हूँ मैं आपकी बात। तो पहले x की पावर 3 माइनस यानी बाद में दूसरा किसका हो जाएगा माइनस का यानी 3 गुणा x की पावर 2 गुणा यानी 2 प्लस 3 गुणा x गुणा यानी 2 की पावर 2 या माइनस 2 और बाद में माइनस 2 की पावर 2 ये सूत्र। अब यहाँ जैसे इसको हल करोगे तो ऐसा हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ x की पावर 3 अब माइनस का 3 दूनी 6 x की पावर 2 यहाँ क्या हो गया 4 है 4 को 3 से गुणा तो 12 x। अब आगे वाला क्या जाएगा माइनस का 8 और 3 है यानी 8 ये होता है। अब यहाँ बताया तो नहीं अब इसमें वजह से क्या आएगा इस साइड में क्या होगा x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 माइनस x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ से x की पावर 3 है किसकी है प्लस की है, ये किसकी है माइनस की हट गया। अब ये 4x स्क्वायर माइनस के लिए 4x स्क्वायर प्लस के तो 2x स्क्वायर कितने बच गए 2x स्क्वायर। अब x वाला पद ये माइनस का बराबर ये माइनस का 1 तो माइनस कितने हो गया 13x। ये अचर 8 है ये भी 1 है दोनों प्लस के तो ये 9 अब बराबर 0। तो अब ये जो सभी का बचा उसमें देखोगे कि तरक्की कितनी घात है 2 बची तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको एक ही देखना है कि जिस समीकरण का हल करने पर आपके पास क्या बचता है लास्ट में x की पावर 2 बचती है अर्थात चर की पावर 2 बचती है तो वो द्विघात समीकरण है। तो अगला जो आपको किस तरह का वो क्या करेगा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला आपको एक प्रश्न देखा है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है 528 वर्ग मीटर है और उस भूखंड की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगुने से ही अधिक है। अब जो ये खतरा आपको दे रखा है उसको किसमें बदलना है द्विघात समीकरण में बदलना है। तो जैसे आप इसको द्विघात समीकरण बदलो तो क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे माना कि आयताकार
आयताकार भूखंड की चौड़ाई 8 मीटर है, वो 8 मीटर है। आगे लंबाई नहीं जाएगी, उसकी लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई क्या जाएगी, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, लंबाई क्या होगी, लंबाई का मान उसकी चौड़ाई के दोगुने। तो चौड़ाई क्या है 8 से, उसका गुना कितना देगा 2x प्लस 1 अर्थात 2x प्लस 1। आज जो इसका समीकरण बनेगा तो आपको कहेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। तो अब आयत का क्षेत्रफल सूत्र आपको आना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वही आप क्या रखोगे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब वह क्षेत्रफल सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आज क्षेत्रफल क्या है 528 है, वो यहाँ 528 लंबाई कितनी है, वो 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई कितनी है 8 से। अब इसको हल कर लो, जो हल करने पर जो आएगा वो एक दीर्घांश संख्या है। अर्थात 528 आगे वाले हल करो, x को इससे गुणा गया तो 2x स्क्वायर प्लस x। अब आप ये समान होता है, पहले तो पूरा पक्ष चेंज कर लो, फिर 528 को वापस पीछे ले आओ। पहले पक्ष को चेंज कर लो, क्या जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528 ऐसे आएगा। अब 528 को पीछे लाओगे तो माइनस का 528 बराबर। अब ये क्या हो गया, आपके पास ही एक द्विघात समीकरण आ गया। अब ये आपको दिख रहा है कि निम्न स्थितियों को या निम्न कथनों को द्विघात समीकरण रूप में निर्मित कीजिए। तो ये द्विघात समीकरण। दूसरे में क्या देखा आपको, कहा गया कि दो क्रमागत धनात्मक अर्थात दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न में क्या मानोगे, माना कि वे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, 8 तथा x प्लस 1। ध्यान में तो संख्या है, विषम का है। सम और विषम को तो सम में जगह मानो 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6 अर्थात 2x में सम संख्या जोड़ दो, वो समझ जाएगा। विषम मानोगे क्या भाई, पहला 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, 2x प्लस 9 ऐसे अर्थात विषम संख्या जोड़ दो 2x में, तो वो विषम पूर्णांक हो जाएंगे। और क्रमांक ही है, अब x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 ऐसे क्या होंगे, क्रमांक होंगे। तो अब यहाँ आपको दो बताए, तो ये दोनों मान ली। आप इनका गुणनफल अर्थात ये दोनों गुणा करोगे, x इंटू x प्लस 1 गुणा करोगे तो गुणनफल में मानना है 306 आ रहा है, तो ऐसे बराबर 306 कर। अब यहाँ इसको हल कर लो, हल में वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x और बाद में बराबर 306। अब 306 का पीछे लियो, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 306 बराबर। तो ये दूसरा द्विघात समीकरण। अब जो तीसरा लोग आ गए कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उसके बाद का 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 वर्ष हो जाएगा, 360 वर्ष होगा। तो इसमें पहले आप वही रोहन की मान लोगे, तो क्या करोगे, पहले माना कि रोहन की आयु कितने 8 वर्ष है और वर्तमान, और ये वर्तमान है, ये कोई भी आयु माना कि वो वर्तमान मानी जाती है। माना कि रोहन की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। अब ये रोहन की माँ की कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर 8 प्लस 26 हो जाएगी। क्यों कि वो 26 वर्ष बड़ी है, ये वो। अब बाद में 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये कितना जाएगा, x प्लस 3 का
ये कितना होगा x प्लस 26 प्लस 3 का अर्थात x प्लस 29 हो जाएगा। और जब दोनों गुणा करेंगे तब आपको कितना आएगा 360 वर्ष आ जाएगा। हटा दे आप घटन के अनुसार क्या करेंगे अपन है रोहन की आज कितनी है x है 3 वर्ष बाद कितनी होगी x प्लस 3 उसकी मां की कितनी है x प्लस 26 है 3 वर्ष बाद में जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 आगे दोनों का गुणा अगर इनका गुणा करोगे आप तो जो गुणा है वो 360 वर्ष आ जाएगा और यहाँ से एक समीकरण दूसरा निकला है। अब इसको आगे करो तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 तो x प्लस 3 है ही ये कितना हो जाएगा x प्लस 29 बराबर 360। अब x से गुणा करो इसको x स्क्वायर प्लस का 29x 3 से गुणा करो 3x और 29 87 बराबर 360 300। अब उस पीछे हिस्सा ले लो और समान पदों को जोड़ लो तो ये दोनों समान पद है x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर 0। अब 87 360 में से घटा लो तो x स्क्वायर प्लस का 32x और 87 में घटाओगे तो 10 तो 213। अब ये देगा आ गया। अब ऐसे जो चौथा है उसमें क्या करें आपको एक रेलगाड़ी है तो पहले इसमें वही इनका चौथा ना तो चौथे में मान लोगे माना कि रेल गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इससे वो कितनी दूर देंगे उसको 480 तब उसको समय कितना लगेगा क्योंकि समय की बात हो रही है तो अब अपन कोई समय बराबर क्या होता है समय बराबर 2/4 अब 2 कितने 480 किलोमीटर है 40 की माने अक्ष ये इतने घंटे उसको समय कितना लगेगा ऐसे। अगर वो इस गति से चलती प्रति घंटा कम है 4 से चलती तो समय लगेगा तो समय बराबर वही दूरी बटा 4 तो फिर तो ये तो दूरी तो वही 400 कितनी है 80 है लेकिन 4 पहले कितनी थी अक्ष थी अब कम हो रही है अक्ष में से वो 8 कम कर दो तो अक्ष माइनस 8 कम है ना वो ये क्या है कम है तो उसको समय अधिक लग रहा है ये तो कम है समय क्या है 3 घंटा अधिक 3 घंटा अधिक लगता है। अब आपको यहाँ देखो पहले जो चाल थी उससे क्या रहता 480 बटा 8 घंटे अब जो समय लग रहा है वो 480 बटा x माइनस 8 घंटे। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि भाई दूसरी रफ्तार से वो चल रही है तो समय ज्यादा लगेगा या कम अर्थात दूसरी में वो धीमी चल रही है और आगे कोई धीमे चलता है तो उसको टाइम ज्यादा लगता है कम ज्यादा लगता है तो इसका मतलब है आप समझे कि ये समय वो तो ज्यादा लगेगा और ये समय कम है। आप जो प्रश्न अनुसार कितना इसको कितना दिखेगा उसको अर्थात इस समय में से ये समय घटाएंगे तो 3 घंटा आएगा और प्रश्न अनुसार आपका जो समीकरण बनेगा वो ये बनेगा 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर 3। अर्थात इस समय में से अगर इससे वो चलेगी तो इस वाले पहले वाले समय से 3 घंटा भी लगेगा अर्थात इस समय में से समय वो घटाओगे तो 3 घंटा बचेंगे। अर्थात पहले अगर वो 8 ले रही पहले कितना ले रही थी वो इन्हें 8 ले रही थी आप उसको 3 घंटा ज्यादा लगेंगे 11 घंटे लगेंगे तो तब 11 में से 8 को घटाओ तो 3 बचेंगे। ऐसा आप करने का मतलब अब इसको आगे हल कर लोगे हल करने पर वो क्या देगा द्विघात संख्या अब हल करोगे तो हल करने पर क्या आएगा यहाँ जो संख्या है लघुत्तम वो ही आ जाएंगे x माइनस 8 इंटू x ये लघुत्तम आ गए। आप पहले x माइनस 8 का भाग इसमें दिया
ये तो कट जाएगा, अक्स बचेगा, अक्स को इससे गुणा कर लो 480 अक्स, इसका इसमें भाग देंगे, अक्स तो हट जाएगा, अक्स माइनस 8 बचेगा, अक्स माइनस 8 को इससे गुणा करो तो क्या जाएगा 480 इंटू अक्स माइनस 8 बराबर आगे 3। आगे यहाँ पहले तो प्रोग्राम खोल लो और उसके बाद में वज्र गुणा करके यहाँ द्विघात समीकरण बना लो। तो खोलो किताबें, ये तो 480 है ही, 480 अक्स माइनस आगे इसको खोलो तो वही माइनस का 480 अक्स, और आगे माइनस मान तो प्लस हो जाएगा, 8 से इसको गुणा कर लो, पहले 0 8 8 64 8 चौके 32 32 से 6 हो गए 38। आगे यहाँ इसको भी गुणा कर लो, नीचे वाले को अक्स स्क्वायर माइनस का 8 अक्स बराबर 3, इसके बताएंगे। अब यहाँ देखो ये प्लस का 480 अक्स, ये प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा, अब इसको वाला गुणा करो, पहले इसको गुणा करो जाएगा 3 अक्स स्क्वायर माइनस का 24 अक्स बराबर 3840। अब 3840 को पीछे ले आओ और 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 24 अक्स माइनस के 3840 बराबर, ये इसका समीकरण। ये कौन सा समीकरण हो गया है?